तो फ्रेंड देखिए, शिक्षण को वेल्स द्वारा परिभाषित किया गया गतिविधियों के समूह के रूप में जो शिक्षकों को समझाने, समर्पण, प्रश्न करने, प्रेरित करने, उपस्थिति पर बात करने, कार्यों का रिकॉर्ड रखने, छात्रों की प्रगति और छात्रों की पृष्ठभूमि की जानकारी जैसे विषय पर ध्यान दिया जाता है। तो ये पहली बात तो है कि शिक्षण को किसने परिभाषित किया था, टीचिंग को किसने परिभाषित किया था, तो क्या था, वेल्स ने। उसने ये बताया था कि इसमें क्या है कि शिक्षण को कैसे शिक्षण में किन विषयों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे शिक्षकों के समझाने के लिए, प्रश्न करने, प्रेरित करने, उपस्थिति पर बात करने, इनकी ये तमाम कार्य किससे संबंधित है, ये शिक्षण से संबंधित है। फेरल, जेपी और जेबी ओलिवेरा ये 1993 के थे। का मानना है कि शिक्षण को शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत को दर्शाते हुए तार्किक रणनीतिक कृतियों के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वे किसी तरह के विषय पर काम करते हैं। शिक्षण में क्रियाशील तथ्यों और मान्यताओं को शामिल करना है। यह छात्रों की भागीदारी और उनके स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। एंड की देखिए, इसमें यह बताया गया है कि जो छात्रों के बीच जो शिक्षक और छात्रों के बीच, देखिए इसमें बताया गया कि शिक्षण है क्या। शिक्षण क्या है कि छात्रों और शिक्षकों के बीच जो आपसी बातचीत होती है, ठीक है, उसे कहते हैं शिक्षण। वो बातचीत किसके ऊपर आधारित होती है, जो किसी विषय के ऊपर आधारित होती है। इनकी कहने के बाद ये है कि छात्र और शिक्षक के बीच एक वार्तालाप हो रही है किसी सब्जेक्ट से संबंधित, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है शिक्षण। शिक्षण के कई कारक, कक्षा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कई प्रकार के कारक हैं। कुछ कारक अधिक स्पष्ट हैं, जैसे भवन की भौतिक स्थिति या प्रौद्योगिकी की मात्रा। ठीक है ना, शिक्षा को प्रभावित करने में बहुत से कारक हैं। कुछ स्पष्ट होते हैं, कुछ अस्पष्ट होते हैं। देखिए, अन्य अधिक सूक्ष्म है और स्कूलों और जिले द्वारा किए गए नीतिगत निर्णयों से संबंधित हो सकते हैं। शिक्षण के कारण के बारे में इतना महत्वपूर्ण है कि क्योंकि शिक्षक कक्षा में अच्छे वातावरण में सुधार और सृजन कर सकते हैं ताकि सीखने को प्रोत्साहित और उत्तेजित किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें ये कहा गया है कि जो शिक्षण है, ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, शिक्षक यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षण के जो कारक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि शिक्षक कक्षा में अच्छे वातावरण में सुधार कर सकता है, सृजन करता है। यानी कि जो शिक्षक होता है उसका पहला काम ये है कि वो जैसे क्लास का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसको अच्छा बनाए, ताकि जो वो पढ़ाने जा रहा है वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, तो स्टूडेंट को भी अच्छे से समझ में आए, तो जो उसकी मेहनत है वो भी बच जाए। आप देखिए कि जैसे शिक्षक ने एक बहुत अच्छा लेक्चर जो है, वो एक पाठ जो है तैयार कर लिया, अगर वो अच्छा माहौल होगा, वो अच्छे से पढ़ा पाएगा, बच्चे इसको समझ पाएंगे, है ना फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं शिक्षण कारक को प्रपत्रों में विभाजित किया जा सकता है, इनकी शिक्षण को किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए, शिक्षण को प्रभावित करने वाले पहले कारक है व्यक्तिगत कारक। ठीक है, व्यक्तिगत कारक में क्या है, शिक्षक विश्वास और मूल्य, शिक्षक ज्ञान, शिक्षक का रवैया, शिक्षक अभिनिवेश, शिक्षक धारणाएं, शिक्षक स्व प्रभावकारिता और प्रेरणा, शिक्षक और पेशेवर अनुभव और मूल्यांकनों की समझ। देखिए, व्यक्तिगत कारक में तो ये है कि इसमें शिक्षक का विश्वास है, मूल्य है, शिक्षक का ज्ञान है, शिक्षक का बिहेवियर जो रवैया है, शिक्षण धारणा, ये सब कुछ ये किस में आते हैं, व्यक्तिगत कारक में। प्रासंगिक कारक कौन से हैं, स्कूल संदर्भ और आंतरिक कारक, आंतरिक नीति, आंतरिक विद्यालय सहायता, माता पिता का दृष्टिकोण, संस्कृति और सामाजिक वरीयता। ठीक है, ये कौन से प्रासंगिक कारक। व्यक्तिगत में तो हमने देखना है नॉलेज वगैरह, यहाँ पे देखा कि स्कूल, माता पिता का दृष्टिकोण क्या है, स्कूल संदर्भ क्या है, ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट है बाहरी कारक। बाहरी कारक कौन है, जो बाहरी स्तर पर है, जैसे स्टेट यानी कि राज्य और स्थानीय शैक्षिक नीति पाठ्यक्रम डेवलपर, जो यानी कि जो स्थानीय शैक्षिक यानी कि जो जिला संबंधी है, जो राज्य संबंधी हो, कैसे कैसे पाठ्यक्रम तैयार करवाते हैं, वो है बाहरी कारक। देखिए, संसाधन संबंधित कारक, शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षा तैयारी कार्यक्रम, समय और मुकुट पाठ्यक्रम, शिक्षक की काम करने की स्थिति और
सामग्री और धन। ये देखिए, ये संसाधन कारक है जो संबंधित कारक है। तो हमने जाना है कि 4 कारक है: व्यक्तिगत कारक, प्रासंगिक कारक, बाहरी कारक और संसाधन कारक। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 कारक होते हैं शिक्षण से संबंधित। तो आइए देखते हैं कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, ठीक है, जो निम्नानुसार है। तो देखते हैं कि शिक्षण को प्रभावित कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा है ऊपर कि 4 कारक शिक्षण से संबंधित है। अब प्रभावित कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो आप हर काम के ऊपर किसी ना किसी का प्रभाव तो पड़ता ही है ना। सभी पर पड़ता है। देखिए, समाज पर पुलिस का प्रभाव है, प्रशासन का प्रभाव है, जिससे समाज में रहकर कोई गलत काम करने से बचता है। ठीक है, वो इस पर प्रभाव हो गया। आपके ऊपर किसका प्रभाव है? आपके माता पिता का, आपके शिक्षक का, आपकी सोसाइटी का, कि आप अच्छे नागरिक बने, है ना। इनकी हर एक के ऊपर प्रभाव होता ही है। तो देखते हैं कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है। तो पहला कारक है अनुशासन बनाए रखने की क्षमता। देखिए, यह कारक प्रकट करना है कि क्या एक भावी शिक्षक कक्षा को प्रभावी ढंग से संभाल सकता है। यह उनके सत्तावादी या लोकतांत्रिक रवैये को भी सामने लाएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर शिक्षण को कौन प्रभावित करता है? अनुशासन। आप ये मान के चलिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको 2 ही बातें बताऊंगा। शिक्षण को प्रभावित 2 ही तरीके से किया जा सकता है। एक होता है सकारात्मक, जिसे कहते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव। एक होता है नकारात्मक, जिसे कहा जाता है नेगेटिव। यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 तरह से शिक्षण को प्रभावित किया जा सकता है। तो मैं आपको एक पॉइंट के दोनों तरीके बताऊंगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देखिए, पहला पॉजिटिव पॉइंट है, ये है अनुशासन के लिए, कि मान लीजिए क्लास में शिक्षक आ गया है पढ़ाने के लिए। अब वो क्लास में अनुशासन बना के रखेगा तभी बच्चे पढ़ पाएंगे, तो जिससे बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि इसमें शिक्षक अपनी बात कह पाएगा, बच्चे ध्यान से सुन पाएंगे, तो शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया गया है वो बच्चों को समझ में आ जाएगा, उनको कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया सकारात्मक पहलू। अब नकारात्मक पहलू की बात करें तो इसमें होएगा कि अगर शिक्षक अपने क्लास का जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, उसको बनाने में सक्षम ना हो, तो वो जितना मर्जी अच्छा लेसन तैयार करके आया हो, जितना मर्जी अच्छा पाठ पढ़ा रहा हो, बच्चे अगर सुन नहीं पा रहे तो बच्चे उसको कर नहीं पाएंगे, जिससे नकारात्मक शिक्षण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 पहलू हो गए। आप शिक्षण देखिए फ्रेंड्स, आप कभी भी शिक्षण को प्रभावित करने वाले कोई भी कार्य देखिए, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू देखिए, आपको कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट है गतिविधि। देखिए, गतिविधियाँ कौन सी हैं? गतिविधियाँ यह जज करने के लिए हैं या ये जानने के लिए हैं कि उसके या उसके सामने आने वाली किसी भी स्थिति, कार्यवाही या काम से शिक्षक कितनी दूर और इच्छुक है। यानी कि गतिविधि से ये देखिए कि एक स्थिति सामने आती है कि बच्चे कैसे कैसे एक्टिविटी करते हैं। आप देखिए कि जो एक्टिविटी है, शिक्षक जो बच्चों को क्लास में करवाता है वो घर से काम करने के लिए भी देता है, कि ताकि बच्चे अपनी स्टडी से कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो गतिविधियाँ ये जज करते हैं कि बच्चे इसको कितना पढ़ पा रहे हैं, शिक्षक की बातों को कितना समझ पा रहे हैं, शिक्षक का पढ़ाया पाठ को कितना ग्रहण कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट है अनुकूलनशीलता। देखिए, यह कारक यह देखना है कि क्या एक आकांक्षी शिक्षक ऐसे सभी विचारों और परिस्थितियों के अनुकूल है जो उसके पेशे की भावना और प्रकृति के विपरीत नहीं है। अनुकूलनशीलता है कि क्या इसमें देखा जाता है कि जो शिक्षक जो पढ़ा रहा है क्या वो उसके पेशे से संबंधित है। इनकी मान के चलिए कि अगर मैथ का शिक्षक है, गणित का शिक्षक है जो पढ़ा रहा है, कि क्या वाकई वो उसका सब्जेक्ट है। अगर होगा, उसके अनुकूल होगा, तो वो अच्छे से पढ़ा पाएगा। यानी कि अगर जो उसको सब्जेक्ट दिया गया है, क्या उसमें शिक्षक उसको पढ़ा पाएगा, अच्छे से पढ़ा रहा है, क्या उसका वह विषय है। अगर होगा तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा। अगर उसका विपरीत होगा तो वो नहीं पढ़ा पाएगा। आप ये देखिए कि अगर कोई पॉलिटिकल साइंस में अच्छा है तो वो मैथ्स नहीं करवा सकता, मैथ वाला पॉलिटिकल साइंस नहीं करवा सकता। इसलिए शिक्षकों के लिए क्या होता है? अनुकूलनशीलता। यानी कि जिसमें जिसकी मास्टरी हो, उस शिक्षक को वही जो है वो सब्जेक्ट देना चाहिए, जिससे वे अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सके। तो है बच्चों के प्रति दृष्टिकोण। सबसे अहम बात है ये, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण में एक समूह में या स्कूल के बाहर या उसके बाहर की ज़रूरतों, प्रकृति, समस्याओं, व्यवहार के प्रति शिक्षक का रवैया शामिल है। यह दिखाने के लिए जाता है कि एक शिक्षक विभिन्न परिस्थितियों में बच्चों के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है। तो फ्रेंड्स देखिए कि बच्चों के प्रति दृष्टिकोण होना जरूरी है, कि जो
बच्चों के प्रति जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, यानी कि उनको क्या ज़रूरतें हैं, उनको क्या समस्याएं हैं, उनका क्या व्यवहार है, इसमें देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर बच्चों का दृष्टिकोण है, यानी कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात समझ में नहीं आ रही, कुछ पाठ्यक्रम नहीं समझ आ रहा, तो शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों को अच्छे से करवाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर शिक्षक ये कह दे कि हाँ जो मैंने आपको पढ़ाया आप अच्छे से करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को बताइए, है ना, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ, उससे क्या होगा कि छात्र बेधड़क होकर सब कुछ सीख लेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो बच्चे शिक्षक से पूछ लेंगे। अगर शिक्षक कहे कि आज मेरे से कोई पूछे मत या उसका व्यवहार अच्छा ना हो, तो बच्चे कभी भी सीख नहीं पाएंगे, उनकी जो समस्या है वैसी की वैसे ही रहेंगी। तो बच्चों के प्रति दृष्टिकोण भी देखना ज़रूरी है, जो शिक्षण को प्रभावित कर सकता है या करता ही है। नेक्स्ट है शिक्षक का अनुभव। सबसे ज़रूरी बात है कि शिक्षक का अनुभव शिक्षण को भी प्रभावित करता है। बढ़ते शिक्षण अनुभव के बाद शिक्षक जानकार हो सकते हैं और कई नई चीज़ सीख सकते हैं और छात्रों को साझा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक का अनुभव बहुत ज़रूरी है। अगर एक अनुभवी शिक्षक होगा, एक अनुभवी शिक्षक होने से क्या फ़ायदा है कि जो वो बच्चों को बहुत अच्छे से करवाएगा। जो बुक में लिखा है, जो किताब में लिखा है वो तो उसको कराएगा, साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता रहेगा जो बच्चों को हमेशा ही काम आएंगी। एक अच्छे शिक्षक का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर शिक्षक के पास अनुभव होगा, उसका नॉलेज होगी, वो सिर्फ किताब के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, वो बच्चों को अच्छी नॉलेज दे देगा जो बच्चों के काम आएगी, जो बच्चों के साथ साझा करेगा तो बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। संस्थान की प्रशासनिक नीतियाँ। देखिए, प्रशासनिक नीतियाँ शिक्षण को प्रभावित करती हैं। शिक्षक अपने तरीके से निर्देश देना चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक नीतियों की अनुमति नहीं है, इसलिए पढ़ाने की आवाज़ बंद हो सकती है और क्लासरूम में शिक्षण का प्रभाव धीमा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, संस्थान की प्रशासनिक नीतियाँ ही, यानी कि जो बुक में लिखा है, अगर शिक्षक कहे कि मैं बुक से बजाय थोड़ा सा अपनी तरफ से करवाऊँ तो वो करवा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है कि जैसा सिलेबस में होता है वैसा ही बच्चों को करवाना पड़ता है, उतना ही करवाना पड़ता है, फालतू नहीं करवाना होता है। इससे क्या होता है कि प्रशासन की जो नीतियाँ हैं वो हो जाती हैं। चाहे किताब में इतना इफेक्टिव प्रभावकारी ना दिया गया हो, शिक्षक बेहतर ढंग से करवा सकता है, लेकिन शिक्षक को मजबूर होकर संस्थान की बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, इसलिए शिक्षण का प्रभाव जो धीमा हो सकता है। कक्षा गृह वातावरण, यानी कि क्लासरूम एनवायरनमेंट। देखिए, क्लासरूम या कक्षा गृह के वातावरण का प्रभाव शिक्षण और छात्रों पर भी पड़ता है। शिक्षा में सक्रिय भागीदारी के बिना शिक्षण का भी प्रभाव नहीं डाल सकता। यदि एकाग्रता कक्ष में रहती है और छात्र शिक्षक की आवाज़ सुनते हैं और शिक्षक छात्रों के साथ बातचीत करते हुए शिक्षक की गतिविधियों को भी ध्यान में रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे पहले भी कहा था स्टार्टिंग में कि कक्षा गृह जो वातावरण है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कक्षा गृह का जो वातावरण है वो अच्छा होगा तो शिक्षक जो है वो आराम से अपनी बातों को कह पाएगा, बच्चे उसको सुन पाएंगे, एक एक बात को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चे कभी भी समझ में नहीं पाएंगे। निष्पक्षता। शिक्षक सभी छात्रों के साथ समान रूप से व्यवहार करने के लिए निष्पक्ष है, ये जानने के लिए शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य को किस हद तक पूरा करेगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक के सामने चाहे बच्चा कोई भी हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी घर से हो, या अमीर हो गरीब हो, चाहे नॉलेज का स्तर जितना मर्जी हो, बच्चे सारे एक समान ही होते हैं। उसमें निष्पक्षता होनी ही चाहिए। अगर जिसमें निष्पक्षता नहीं है वो टीचर ही नहीं है, क्योंकि देखिए चाहे बच्चा जो मर्जी हो, जो छात्र जो मर्जी हो, उसके लिए एक समान होना चाहिए। अभी जैसे हम फ्री में कोचिंग स्टार्ट की हुई है हमने यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, चाहे जो मर्जी छात्र हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, PhD लेवल का हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबके लिए कोचिंग एक समान है, जो मर्जी वो पढ़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगी निष्पक्षता। नेक्स्ट है पहल। देखिए, शिक्षक छात्र को सौंपा गया काम करने के लिए आराम नहीं कर सकता। शिक्षक नेतृत्व के लिए उत्साही, मेहनती और व्यवहारिक होंगे और केवल नए विचारों को दोहराना नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि पहल होनी जो बहुत ज़रूरी है। शिक्षक क्या करता है कि वो हर काम में लगा रहेगा, उसकी हमेशा एक ही ड्यूटी रहेगी कि वो बच्चे को अच्छे से अच्छा कराए। वो हमेशा उत्साह करेगा, मेहनत करेगा, व्यवहारिक तौर पर उसको समझाएगा कि ताकि बच्चे से अच्छे से जल्दी कर पाए। तो नेक्स्ट है विषय वस्तु का ज्ञान। शिक्षक को विषय की जानकारी पर पूर्ण आदेश होना चाहिए, अन्यथा विषय की कम पूर्ण आज्ञा के साथ शिक्षण कक्ष में नकारात्मक प्रभाव डालता है। देखिए फ्रेंड्स,
जो शिक्षक होता है उसको विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, इनकी जो पाठ वो पढ़ाने जा रहा है उसके ऊपर उसकी पकड़ होनी चाहिए। अगर उसकी पकड़ नहीं होती, अगर वह भूल जाए या कुछ करवा ना पाए तो नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है बच्चे के ऊपर। इसलिए शिक्षक को वही पाठ को चुनना चाहिए जिसमें वो करवा सके और अच्छे से करवा सके, यानी कि उसके सारे पहलू ही होने चाहिए। अगर बच्चे कोई सवाल पूछ ले उसका जवाब भी पहले ही तैयार होना चाहिए। इनकी सिंपल सी बात है कि विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत रूप। देखिए, यह कारक शिक्षक के भौतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, भौतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है कि बंदा जो शिक्षक है वो अंदरूनी रूप से कैसे, उसका व्यक्तिगत रूप कैसा है, उसका नज़रिया कैसा है। व्यावसायिक सूचना, यह शिक्षक के शिक्षण के तरीकों, शिक्षा के माध्यम, शिक्षा के निर्देशों, मूल्यांकन तकनीकों, पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों, छात्र के साथ व्यवहार पर निर्मित मान्यताओं और प्रतिक्रिया से संबंधित है। इनकी व्यवहारिक सूचना में क्या होगा, इसमें शिक्षण के तरीके आ जाएंगे, शिक्षण का माध्यम वो कैसे पढ़ा रहा है ना। तो जैसे मैं आपको जैसे पढ़ा हूँ यूट्यूब के जरिए, कई पढ़ाते हैं क्लासरूम में, तो शिक्षा के निर्देश कैसे हैं, किस तरह से पढ़ाना है, मूल्यांकन तकनीक यानी कि कैसे समझ में आ रहा है, पाठ्यक्रम कौन सा पाठ्यक्रम सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये छात्रों के व्यवहार भी इसमें क्या आएगा, इसमें व्यावसायिक सूचना आ जाएंगी। तो शिक्षक छात्र संबंध जो है, देखिए ये जूट के लिए है, आप इसको काट दीजिए, जूट के लिए है, इसको छोड़ दीजिए। देखिए, एक शिक्षक छात्रों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने में सक्षम है और फिर भी छात्रों से एक निश्चित दूरी बनाए रखने में सक्षम है। देखिए, शिक्षण छात्र संबंध बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई शिक्षक अपने छात्रों से बिल्कुल फ्रेंडली हो जाए, बिल्कुल फ्रेंकली हो जाए, तो ना ही छात्र शिक्षक को शिक्षक समझेंगे, ठीक है, उसकी इज्जत भी कम हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षक छात्रों का संबंध ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे पर हावी ना हो, है ना। बच्चों को उनके लेवल पर रखें, अपना प्रभाव बनाए रखें, यही शिक्षक छात्र संबंध है। आप ये देखिए कि इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि अगर शिक्षक बच्चों को अच्छे से करवा दे पर उसका प्रभाव भी बना रहे तो शिक्षक बहुत अच्छे से करवाएगा और बच्चे भी इसको अच्छे से समझ पाएंगे, बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। अगर शिक्षक अच्छे से करवा रहा है पर फ्रेंडली बिहेव है तो बच्चे सीखेंगे नहीं, है ना। तो शिक्षण में नेक्स्ट है शिक्षण में कार्य प्रणाली। एक कुशल शिक्षक हमेशा छात्रों को तीन ई मतलब कि देखिए सहजता, प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था के साथ सीखने के लिए प्रेरित करेगा। यानी कि जो एक कुशल शिक्षक है हमेशा छात्र को तीन बातें बताएगा, सहजता, प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था के साथ सीखने के लिए प्रेरित करेगा। शिक्षक बिना शिक्षक को मैं यह महसूस कराएंगे कि उन्हें पढ़ाया जा रहा है। देखिए, शिक्षण में कार्य प्रणाली बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लास्ट वाले फ्रेंड्स आप काट देना, शिक्षक बिना वाली, ठीक है, प्रेरित करेगा तक करेंगे। शिक्षण में कार्य प्रणाली बहुत ज़रूरी है। शिक्षण में कार्य प्रणाली जो है वो सहजता, प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था के साथ होती है। इसमें छात्रों को यही बातें सिखाई जाती है कि कैसे कैसे पढ़ना है। तो नेक्स्ट है आर्थिक कारक। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक और छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि शिक्षण को प्रभावित करती है, यहाँ तक कि शिक्षक के वेतन का उनके विचार स्तर पर प्रभाव। गरीब और अमीर छात्र भी आर्थिक रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं और कभी कभी ये कारक प्रभावी शिक्षण पर प्रभाव डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आर्थिक कारक भी हैं। अगर कोई छात्र, पहले छात्र बात करेंगे छात्र की, अगर छात्र जो है वो बहुत अमीर घर से है, जैसे कि उसको सारी फैसिलिटी है, वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, फ़ॉरेन जाके बाहर विदेश में जाके पढ़ेगा, ठीक है, उसका स्तर थोड़ा अलग हो जाएगा। अब यही बात देखिए कि कई गाँव में स्कूलों में व्यवस्था अच्छी नहीं है, शिक्षा का स्तर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ही है, आप जानते ही हैं। तो देखिए कि वहाँ पे अगर सीखने के लिए कुछ होगा नहीं तो छात्र जितना मर्जी पढ़ने के लायक हो वो उतनी चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर स्रोत होंगे तो बच्चे जो छात्र हैं वो अच्छे से सीख पाएंगे। स्रोत ना हो, उनका आर्थिक और वो गरीब हो, तो उसको अच्छे से वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शिक्षक की बात करें तो अगर उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, तनख्वाह काफ़ी अच्छी है, तो वो भी अच्छे से बच्चों को पढ़ाएगा। अगर उसकी तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं है, उसको कम पैसे मिलते हैं, तो आर्थिक कारक जो है वो भी प्रभाव डाल सकता है। तो है माता पिता की विषय। इस कार्य को मनोवैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। यदि माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो छात्र पर लगातार तनाव चाहते हैं, तो कभी छात्र उस रैंक पर नहीं हो सकता है। इसलिए मानसिक रूप से वह अवसाद पैदा कर सकता है जो शिक्षक का प्रभावी शिक्षण रोक सकता है। तो फ्रेंड देखिए, माता पिता की अपेक्षाएं, अब बच्चे जो है जैसे उनके ऊपर लेवल ऊपर दबाव बनाया जाता है कि जैसे 10th की बात देखिए कि
बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो माता पिता का प्रेशर रहता है, रिश्तेदारों का ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हाँ बच्चे को डॉक्टर बनाइए। तो अगर बच्चा नहीं बनना चाहता, छात्र अगर डॉक्टर नहीं बनना चाहता तो फिर भी उसको माता पिता के कहने पर पढ़ाई करनी पड़ती है, बेमन से करनी पड़ती है। तो इससे क्या होगा, टीचर तो अपनी क्लास को समझा देगा पर जो बच्चा उसको कर नहीं पाएगा क्योंकि इसमें उसकी रुचि नहीं होगी। अगर छात्रों को छोड़ दिया जाए कि वो अपनी मर्जी से सीखें तो वो बच्चे अपनी मर्जी से जो करेंगे उसमें वो सफलता हासिल कर लेंगे। तो इसमें माता पिता की अपेक्षाएं भी है जो बहुत प्रभावित करती हैं। तो बच्चे जो सीखना चाहते हैं उनको सीखने दें, जो नहीं सीखना चाहते उनको मत सीखने दें। इसलिए माता पिता की जो अपेक्षाएं हैं वो भी प्रभावित करती हैं। तो आज हमने देखा कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अब इसे जान लेते हैं कि पिछले वर्षों के प्रश्न कौन से थे इसमें से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। ये जून 2015 क्वेश्चन था। तो देखिए, पहला है शिक्षक का ज्ञान, क्लासरूम गतिविधियों जो सीखने को प्रोत्साहित करती हैं। शिक्षकों और छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और अनुभव के माध्यम से सीखना। तो आंसर है सी, शिक्षक और छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो फ्रेंड देखिए, हमने आर्थिक पृष्ठभूमि तो पढ़ा था, वो हो सकती है आर्थिक कारक, पर आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि, इसमें सामाजिक जोड़ दिया गया, इसलिए ये आंसर ये इसमें नहीं है। ठीक है, ये प्रभावित नहीं करता। कक्षा में छात्रों द्वारा संदेश को प्रभावित करने वाले इंटरनेट और बाहरी कारक, सॉरी यहाँ पे इंटरनेट लिखोगे गलती से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको काट दो, यहाँ पे आंतरिक आएगा, जगह थोड़ी सी कम है। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स आंतरिक आएगा ये। ठीक है, बाहरी कारकों के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, तो इसका अगस्त 2016 का क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शोर। देखिए, अगर शोर होगा, नॉइस होगी, तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। जैसे शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि बाहर शोर है ना, तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से संबंधित है। दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है ये। देखिए, इसमें ऑप्शन क्या है, देश की समस्या, सामाजिक व्यवस्था, समाज की आर्थिक स्थिति, पूर्ववर्ती राजनीतिक और शैक्षिक प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। व्याख्यान विधि क्या है? एक व्याख्यान एक व्याख्याता, ट्रेनर या वक्ता द्वारा दर्शकों को दी जाने वाली मौखिक प्रस्तुति है। शिक्षा के उच्च स्तर पर प्रशासन की सभी प्रगति के साथ है। तो फ्रेंड्स देखिए, व्याख्यान विधि क्या है? लेक्चर मेथड, सबसे बोरिंग मेथड ऐसे वैसे बच्चे इसे मानते हैं, पर सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल यही होता है। आप ये देखिए कि जो हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं तो वह व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड है। उसमें क्या है कि जो बच्चे हैं वो अच्छे से इसको समझते हैं, यानी कि जो टीचर क्लास में करवा रहा है वो एक लेक्चर देगा उसके ऊपर, पूरा टॉपिक के ऊपर, तो वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, ये मौखिक प्रस्तुति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आपको देखिए, यह विधि किफ़ायती है, इसका प्रयोग बड़ी संख्या में छात्रों के लिए किया जा सकता है। ये विधि क्या है, ये किफ़ायती है, थोड़ी सस्ती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सभी छात्रों के लिए उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, जब क्लास में 50 स्टूडेंट हो, 100 स्टूडेंट, 200 हों, 250 हों, चाहे जितने मर्जी हो, उसके लिए लेक्चर मेथड होना बहुत ज़रूरी है। 50 मिनिमम एक क्लास के लिए 50 जैसे स्टूडेंट होते हैं या 60 स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए होती है। तो सामग्री को संरचित तरीके से कवर किया जाता है और शिक्षक के पास समय और सामग्री का एक बड़ा नियंत्रण होता है। इसमें क्या होता है कि जो सामग्री होती है उसको अच्छे ढंग से कवर किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद शिक्षक के पास क्या होता है, सामग्री के ऊपर एक बड़ा नियंत्रण होता है। उसे पता है कि मुझे इस व्याख्यान विधि में, इस लेक्चर में मुझे कितना पढ़ाना है। एक टीचर को ज्ञान होता है कि इतना इसे कवर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक्चर मेथड यही है कि एक मौखिक प्रक्रिया है, ये भी मेरा लेक्चर मेथड ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस ये फ़र्क है, क्लास नहीं है। ठीक है, व्याख्यान विधि वो विधि है जिसमें एक टीचर बच्चों के एक बड़े ग्रुप को पढ़ाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं व्याख्यान विधि। इसमें इसको पता होता है कि कहाँ पर कितना नियंत्रण करना है, कितना सब्जेक्ट पढ़ाना है।
तो फ्रेंड्स, व्याख्यान केवल एक वर्ग के सामने खड़े होने और जो आप जानते हैं उसे सुनाने का विषय नहीं है। ये नहीं है कि बस खड़े होके सुना दिया, जो मन में आया वो लेक्चर मेथड का, ये नहीं है। ये है कि किसी विशेष टॉपिक के ऊपर वहाँ पे उसको समझाना। शिक्षक क्या करता है कि किसी खास टॉपिक के ऊपर, किसी खास मुद्दे के ऊपर कोई बात रखता है, सारे पॉइंट कहता है, उसे कहते हैं लेक्चर मेथड। कक्षा का व्याख्यान संचार से एक विशेष है जिसमें आवाज़, हाव भाव, गति, चेहरे की अभिव्यक्ति और आंखों का संपर्क या तो सामग्री से पूर्व या अगला हो सकता है। इसमें क्या है, देखिए जो व्याख्यान संचार है कक्षा का, उसमें होता क्या है, आप देखिए कि जिसमें आवाज़ है, हाव भाव है, ठीक है, तो गति है, यानी कि स्पीड कैसी है बोलने की, तो चेहरे की अभिव्यक्ति है, ठीक है, चेहरे के ऊपर वो होता है ना कि कैसे वो एक्सप्रेशन है फेस के ऊपर, तो आई कांटेक्ट कैसा है, तो ये सारे किसका पार्ट है, ये व्याख्यान विधि का पार्ट है। तो सिंपल सी बात है कि जो लेक्चर मेथड है वो होता क्या है कि बड़ी क्लास को जब पढ़ाना हो तो टीचर लेक्चर मेथड का प्रयोग करता है ताकि सारे बच्चे कवर हो पाए। उसे पता होता है कि इस लेक्चर में कितना करवाना है, कितनी कवरेज करनी है। साथ में इसमें आवाज़, यानी कि उसमें मौखिक प्रक्रिया होती है, हाव भाव, गति वगैरह, चेहरे, सब उसमें आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें सुधार, व्याख्यान विधि में सुधार के लिए युक्तियाँ और तकनीकें क्या है। देखिए व्याख्यान विधि उत्तेजक और विचार उत्तेजक होना चाहिए। उदाहरण को याद बनाने के लिए उदाहरण का उपयोग करके जानकारी को नाटकीय रूप से वितरित किया जाना चाहिए। अब देखिए व्याख्यान विधि कैसी होनी चाहिए। अब देखिए कोई टीचर किसी को पढ़ाने जा रहा है, क्लास को अच्छे से पढ़ाना है, तो वो क्या करेगा कि किसी टॉपिक के लिए कोई ऐसे उदाहरण देगा वो यादगार बन जाए, है ना, या नाटकीय ढंग से पेश करेगा कि बच्चों को वो याद रहे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसको थोड़ा सा मुश्किल है याद करवाना बच्चों को, उसको वो नाटकीय ढंग से पेश करेगा, उसको ऐसी उदाहरण के रूप में पेश करेगा कि बच्चों को वो याद हो जाए। तो ये ऐसी युक्तियाँ होनी चाहिए व्याख्यान विधि में, नहीं तो बच्चे इसको बहुत बोरिंग मानते हैं। शिक्षक को सीखने की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करने और उनकी समझ की जांच करने के लिए व्याख्यान में सोचा गया प्रश्न का उपयोग करने की आवश्यकता है। देखिए इसमें क्या है, जो छात्र सीख रहे हैं उसमें देखिए शिक्षक इसमें क्या है कि बच्चों को इसमें शामिल करना चाहिए। देखिए अगर टीचर कोई लेक्चर दे रहा है, व्याख्यान दे रहा है, तो उसमें बच्चों को शामिल करना चाहिए। जब बच्चों में जो प्रश्न उठ के आते हैं तो टीचर को उसको डिस्कस करना चाहिए, शिक्षक को उसको डिस्कशन करना चाहिए, क्लास में चर्चा करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कि ताकि अगर बच्चे सवाल पूछें, टीचर उसका जवाब दे, उसको समझ में आए, तो बच्चे भी इसमें अच्छे से इन्वॉल्वमेंट लेंगे, इन्वॉल्व इसमें अच्छे से हो जाएंगे, ये प्रभावकारी तरीका हो जाएगा। देखिए विजुअल सपोर्ट जैसे ट्रांसपेरेंसी, फ्लिप चार्ट, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड इत्यादि का उपयोग करके सीखने को सुदृढ़ करना। देखिए इसमें विजुअल सपोर्ट होना चाहिए, यानी कि इसमें बच्चों को जैसे वाइट बोर्ड पे, फ्लिप चार्ट पे पढ़ा दिया, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो पढ़ा रहा है साथ साथ में ब्लैक बोर्ड पे समझाए भी ये क्या क्या चीज़ है। ठीक है, विजुअल सपोर्ट भी होनी चाहिए। अब देखिए विजुअल का, देखिए अब आगे चलते हैं। शिक्षक को व्याख्यान पद्धति में सुधार करने के लिए छात्र की प्रक्रिया लेनी चाहिए। अब देखिए इसमें सुधार करने के लिए क्या है, छात्रों से उनसे प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, यानी कि टीचर ने इसे समझा तो दिया है पर बच्चों को समझ आया कि नहीं, ये भी टीचर को बार बार पूछना चाहिए, प्रतिक्रिया लेनी चाहिए कि उनको समझ में आया है कि नहीं। अगर वो ऐसा नहीं करता तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो लेक्चर मेथड जो है वो फेल हो जाएगा। तो इसको सुधार में इसके तरीके हैं, तो आइए जानते हैं। नेक्स्ट है चर्चा। ठीक है, तो देखिए चर्चा विधि कौन सी है। यह समूह के सदस्यों या शिक्षक और छात्रों के बीच विचारों का मुक्त मौखिक आदान प्रदान है। प्रभावी चर्चा के लिए छात्र को पूर्व ज्ञान और विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए इसे इंग्लिश में कहता है डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि। इसमें होता है क्या है कि शिक्षक और छात्रों के बीच में होता है ये मौखिक आदान प्रदान है, यानी कि टीचर बच्चों से सवाल पूछेगा तो बच्चे टीचर से भी क्वेश्चन कर सकते हैं टॉपिक के रिगार्डिंग, तो ये मौखिक आदान प्रदान हो गया ना। इसमें मुक्त मौखिक आदान प्रदान है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में ही है वो ही है। कोई बच्चे अपने सामान्य ज्ञान के लिए भी उस टॉपिक से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकता है। तो यानी कि टॉपिक क्या है, इसमें क्या होगा, प्रभावी चर्चा के लिए छात्रों को पूर्व ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर बच्चों को उसमें थोड़ा सा पहले से ज्ञान हो,
है ना। तो टीचर जो बच्चों को समझा रहा है, शिक्षक जो छात्रों को समझा रहा है, वो उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा, तो चर्चा विधि से प्रभावित हो जाएगी, बहुत प्रभावी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्कशन मेथड बताओ, बहुत अच्छा मेथड है। यानी कि एक टॉपिक ले लिया, वहाँ पे चर्चा की क्लास में सीधे ही, है ना। तो इसमें टीचर छात्र की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है। हमारे अध्ययन से यह पता चलता है कि छात्र ने समूह चर्चा को कारण बताते हुए दूसरी सबसे अच्छी विधि के रूप में मूल्यांकन किया है। इसमें छात्र की अधिक भागीदारी है, सीखने में अधिक प्रभावी है। छात्र को रटने की शिक्षा पर जवाब देने की आवश्यकता नहीं, हर छात्र अपनी राय देता है और इस पद्धति से छात्रों में रचनात्मकता का विकास होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि इसमें छात्रों को रटना नहीं पड़ता। देखिए, अगर चर्चा विधि होगी, किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा होगी, तो अगर छात्र शिक्षक से सवाल पूछेंगे तो उनका जवाब वो दे पाएगा। तो इससे पहली बात तो है कि सीखना जो है वो अधिक प्रभावी हो जाएगा। उसके बाद है छात्र अपनी राय दे पाएंगे, तो वो अच्छे से इसको समझ में पाएंगे। यानी कि इसमें बच्चों को रटना नहीं होता, जो उसको सिखाया जाता है शिक्षक के द्वारा उसको वही समझना होता है। तो इसमें चर्चा विधि के सुधार के लिए युक्तियाँ और तकनीकें क्या हैं, देखिए। शिक्षक को चर्चा की प्रक्रिया और चरण तैयार करने में पर्याप्त समय देना चाहिए। अब देखिए कि अगर किसी टॉपिक को डिस्कस करना है तो शिक्षक को उसकी प्रक्रिया के लिए या तैयार करने के लिए उसे पर्याप्त समय देना चाहिए। पहली बात तो ये है। विषय और मापदंडों के विभिन्न पहलुओं को केंद्रित चर्चा के लिए चाहिए। अब देखिए, विषय मापदंड जो हो उसके लिए जो विभिन्न पहलू हैं उसको भी केंद्रित करना चाहिए। यानी कि टॉपिक के ऊपर चर्चा तो कर रहे हैं, पर कौन से मापदंड है, कौन से विभिन्न पहलू हैं जिसको इम्पोर्टेंट तरीके से ध्यान में रखा जाए। सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय आवंटित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। देखिए, सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए क्या है, पर्याप्त समय होना चाहिए। यानी कि कोई मुद्दा ले लिया, उसको डिस्कस करना चाहिए अच्छे से, उसको टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि बस टॉपिक दिया तो 1 मिनट में ख़त्म, ऐसा नहीं है। पर्याप्त समय दो कि ताकि सभी इसमें भागीदारी ले सके। उसी समय छात्र को निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए समय सीमा जानना चाहिए। तो जब किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा हो रही है, उसको पहले समय तो दे दिया, पर छात्रों को साथ में निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, जल्दी आंसर देने के लिए समय सीमा भी देनी चाहिए। ठीक है, कि ताकि वो झटपट आंसर दे सके। शुरुआत में शिक्षक को विषय, चर्चा के उद्देश्य और चर्चा में भाग लेने वाले छात्रों का परिचय देना चाहिए। देखिए, शुरुआत में क्या होता है कि शिक्षक को विषय, चर्चा के उद्देश्य और चर्चा में भाग लेने के लिए, ठीक है, जो छात्रों का परिचय देना चाहिए। पहले ये बताना चाहिए कि हाँ, कि आज हम ये विषय पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, कक्षा में जब शिक्षक आता है तो कहता है ना कि आज हम ये विषय पढ़ेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, तो आज हम इसको ऐसे डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसे होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, चर्चा की शुरुआत से पहले विषय के बारे में पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए। आप ये देखिए कि अगर कोई चीज़ को किसी को पढ़ा रहा है तो उसको पहले क्या करना चाहिए, शिक्षक को जो विषय है उसको पहले उसके विषय के बारे में पृष्ठभूमि देनी चाहिए कि ये विषय किस चीज़ पर आधारित है ना। अगर हिस्ट्री का टॉपिक कोई उठाते हैं तो बताना चाहिए कि हिस्ट्री का टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस का है तो पॉलिटिकल साइंस का, मैथ्स का टॉपिक हो तो मैथ्स का, है ना। ऐसे कोई भी टॉपिक हो, जैसे हम कोई भी टॉपिक ले लो, डिस्कस करें तो पहले ही बताना चाहिए कि ये है क्या, इसकी पृष्ठभूमि है क्या। प्रदत्त दिशा में प्रश्न शामिल करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड देखिए, चर्चा की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए आराम का वातावरण बनाना चाहिए। देखिए, चर्चा की प्रक्रिया जो है उसको बढ़ाने के लिए आराम का वातावरण, मतलब कि रिलैक्स इन्वायरमेंट होना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाए, टीचर अच्छे से समझा पाए। चर्चा को खोलने के बाद शिक्षक को हर एक में एक सूत्रधार की भूमिका निभानी चाहिए और अंत में चर्चा को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, जब चर्चा शुरू हो जाए तो उसको टीचर को क्या करना चाहिए, सूत्रधार की भूमिका निभानी चाहिए। यानी कि उसको अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहिए। जब अंत हो जाए तो चर्चा को संक्षेप में प्रस्तुत कर देना चाहिए। प्रोत्साहित करें कि छात्र दूसरे की बात को सुने, फिर अपना मूल्यांकन दें। यानी कि जब सभी बच्चों को, छात्रों को मौका मिले अपनी राय रखने का, तो बाकी छात्र उसको ध्यान से समझें, उसका पहले उसको ध्यान से समझें, फिर उसका मूल्यांकन करें। ठीक है, शिक्षक को सभी छात्रों की राय का मूल्य देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वह अपनी राय में अंतर ना होने दे, संचार बहस को रोके। तो शिक्षक को एंड में क्या करना चाहिए कि सभी छात्र जिन्होंने अपनी राय दी है उसको बताना चाहिए कि हाँ, इन्होंने जो राय दी है बहुत अच्छे से दी है। कोशिश ये करनी चाहिए
कि उनकी और स्टूडेंट की राय में ज़्यादा अंतर ना हो। ठीक है, सिंपल बात है कि बच्चों की राय भी सुने, अपनी राय भी रख दे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी चर्चा विधि। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे प्रदर्शन विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, डेमो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि प्रदर्शन विधि है क्या। शिक्षण का प्रदर्शन विधि कक्षा कक्ष में तकनीकी और प्रशिक्षण में प्रयुक्त एक पारंपरिक कक्षा रणनीति है, क्योंकि प्रदर्शन में कारण या प्रमाण के द्वारा दिखाना, उदाहरणों या प्रयोगों द्वारा स्पष्ट करना ही शामिल है। आप ये देखिए फ्रेंड्स कि प्रदर्शन विधि है क्या। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ाने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो शिक्षक क्या करता है, उसका पहले प्रमाण देता है। अगर कोई बात वो बताए, अगर वो बात बता दे है, तो वो क्या करेगा, उसका प्रमाण भी साथ में देगा, यानी कि वो बताएगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा प्रदर्शन विधि, यानी कि जो भी समझाना साथ में उसका डेमो दे देना, करके दिखाना, उदाहरण देना या प्रमाण देना, वो क्या हो गया, प्रदर्शन विधि। तो आइए देखते हैं कि इस विधि के फ़ायदे क्या हैं। तो फ्रेंड्स, प्रस्तुत करने में समय बचता है। पहली बात तो यह है कि प्रस्तुत करने में समय बचेगा। अगर हम कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं, करवा रहे हैं, तो उसमें समय बचता है अगर हम डेमो दे दें तो देखिए, समझने के लिए रिश्तों पर शिक्षार्थी का ध्यान केंद्रित करता है। हाँ, समझने के लिए देखिए, इसमें क्या है कि जो आपसी संबंध है, जो चीज़ों का आपसी संबंध है, यहाँ पे संबंध आना रिश्ता हो गया, जो चीज़ों का संबंध है आपस में, वो शिक्षार्थियों का ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि वो संबंध को अच्छे से पहचानेगा ना, अगर डेमो दे देंगे तो उसको पढ़ने से ज़्यादा देखने में समझ ज़्यादा आएगा। अवलोकन की शक्ति का कुशल उपयोग करना, बिल्कुल सही है, वो अपनी अवलोकन की शक्ति का कुशल उपयोग करता है। मजबूत प्रेरणा का एक साधन है, बिल्कुल सही है, मजबूत प्रेरणा का एक साधन है। इसमें उसको अच्छी प्रेरणा, मजबूत प्रेरणा मिलती है कि हाँ, ये बिल्कुल बात करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ये ऐसे ही होती है। प्रदर्शन रणनीति संज्ञात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रित है। अगर हम इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं तो ये क्रमिक चरणों में दिया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, ये संज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रित है। आइए जानते हैं इसके चरण क्या है। देखिए, पहुंचा हुआ व्यक्ति ईमानदार, मेहनती और कुशल व्यक्ति होना चाहिए। देखिए, इसमें क्या है कि जो व्यक्ति है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ से करिए, व्यक्ति ईमानदार, मेहनती, कुशल व्यक्ति होना चाहिए। इसमें देखिए कि अगर कोई चीज़ आपको प्रदर्शन से समझ में आ रही है तो कैसे होगी, उसमें क्या होगा, एक कुशल व्यक्ति होगा, स्किल उसमें होगा। शिक्षक को स्वयं प्रदर्शन के लिए मॉडल तैयार करना चाहिए और शिक्षार्थी को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहली बात तो इसमें हमने देखी, जो शिक्षक है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे लाइन थोड़ी सिंपल सी दी हुई है ऊपर भी, कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, इसमें क्या है, शिक्षक जो है, जो व्यक्ति है, वो ईमानदार हो, मेहनती हो, कुशल हो, स्किल हो उसमें, है ना, उसको स्वयं से मॉडल तैयार करना चाहिए। शिक्षार्थियों को भी जो है वो प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना, कि ताकि आप भी इसको अच्छे से करो। पहले तो खुद मॉडल तैयार कर, खुद मेहनत करें, बाद में छात्रों को भी प्रेरणा दे कि आप भी इसको अच्छे से करके देखो। चर्चा के बाद प्रदर्शन होना चाहिए, यानी कि वो चीज़ को जैसे समझा रहा है तो बाद में उसका प्रदर्शन करके दिखाए कि आज मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, अब आप इसका डेमो देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होगा, एक शिक्षक में ऑडियो विजुअल एड्स विशेषज्ञता का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि आप देखिए, जो शिक्षक है उसमें ऑडियो विजुअल, यानी कि जो वीडियो है, अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये ऑडियो विजुअल दोनों है, आपको दिखाई भी दे रहा है, आपको सुनाई भी दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कुशलता से उपयोग करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि ज़माना डिजिटलाइजेशन का है। तो फ्रेंड देखिए, भूमिका निभाना, रोल मॉडलिंग। भूमिका निभाना तब होता है जब प्रतिभागी किसी सिमुलेशन में विभेदित भूमिकाओं को लेते हैं। ये अत्यधिक निर्धारित हो सकते हैं, जिसमें जीवनी संबंधित विवरण और यहाँ तक कि व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और विश्वास शामिल है, या शिथिल फंक्शन या कार्य की रूपरेखा द्वारा इंगित किया गया है। इन तकनीकों ने शिक्षार्थी विषयों और स्तरों की विस्तृत श्रृंखला के लिए अपनी प्रयोज्यता का प्रदर्शन किया है। यह एक यादगार और सुखद सीखने की विधि है। इस पद्धति से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अधिनियमितों के लिए चुनी गई घटनाएं उतना ही यथार्थवादी होनी चाहिए जितनी स्थिति की अनुमति हो। देखिए फ्रेंड्स, भूमिका निभाना क्या है, रोल मॉडलिंग। अगर आप ये देखें कि हम अपने जैसे क्रांतिकारी हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, उसके बारे में अगर हमने कोई जीवनी जाननी हो तो होता क्या है कि जैसे कहीं फंक्शन हो गया, कहीं कहीं पे हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है
कि उसमें उसका करैक्टर निभाने का मौका मिलता है। जब बच्चे उसका करैक्टर निभाते हैं उसी चीज़ से संबंधित, उसी व्यक्ति से संबंधित, तो उसको वो चीज़ गहराई से समझ में आती है। तो सिंपल सी बात है कि भूमिका निभाना होता क्या है, अगर हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं, इसको अच्छे से समझना है, तो किसी में पार्टिसिपेट करें किसी में अच्छे से, कि ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए वो चीज़ है क्या, है ना। किसी के बारे में जानना हो, व्यक्ति के बारे में जानना हो, तो उसका हम अगर किरदार निभाएं तो वो अच्छे से समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा, बहुत गहराई से समझ में आएगा। ये होता है भूमिका निभाना। देखिए अब युक्तियाँ और तकनीकें क्या हैं। भूमिका निभाने से पहले शिक्षक को प्रतिभागियों को उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में जानकारी देनी चाहिए, उन्हें समय की तैयारी देनी चाहिए, भूमिका निभाने की गोपनीयता की पुष्टि करनी चाहिए और प्रतिभागियों से स्वाभाविक तौर से व्यवहार करने के लिए कहना चाहिए। अब देखिए कि जो शिक्षक है उसको प्रतिभागियों को जो भूमिका निभाई जानी है पहले उसके बारे में बताना चाहिए। सपोज करिए कि किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में अगर वो चर्चा कर रहा है कि हाँ आपको ये किरदार निभाना है, तो बच्चे उसको किरदार को निभाते हैं ना, तो पहले शिक्षक को उसकी जानकारी देनी होती है कि आप ये किरदार निभाओगे, आप इतने समय में निभाओगे, तो ये ऐसे ऐसे निभाओगे, पूरी डायरेक्शन देता है कि ताकि बच्चे को समय भी मिल पाए करैक्टर को समझने के लिए, उसको धारण करने के लिए, कि ताकि बच्चा अच्छे से भूमिका को निभा पाए और इसको अच्छे से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षक को भूमिका के बारे में प्रवेशकों का चयन करना चाहिए। ठीक है, भूमिका के बारे में देखना चाहिए कि कौन कौन सी भूमिका चुननी है। भूमिका निभाने के दौरान शिक्षक को शांत सुनने, नोट्स लेने चाहिए, रोल प्ले को कम करने से बचना चाहिए, लेकिन पहले से सहमत होने पर समय की चेतावनी दें। अब देखिए कि शिक्षक को भूमिका निभाने के दौरान क्या है, शिक्षक को अच्छे से सुनना चाहिए, उसका रोल प्ले को कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो शांत दिमाग से सुनना चाहिए, क्या कर रहे हैं वो, भूमिका कैसे निभा रहे हैं, फिर उसको कम नहीं करना चाहिए, तो समय के अनुसार करना चाहिए। तो प्रतिभागियों को सूखने पर शिक्षक को कुछ कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए और कम से कम यहाँ पे गलत है, ये लाइन आई नहीं है, इसको आप काट दो, इसका कुछ सेंस नहीं है। ठीक है, भूमिका निभाने के बाद शिक्षक धन्यवाद प्रतिभागियों। देखो शिक्षक जो भूमिका निभाने के बाद क्या होगा, शिक्षक धन्यवाद देगा किसका, प्रतिभागियों का, प्रमुख प्रतिभागियों का। ठीक है, फीडबैक मांगेगा और वो पूछेगा कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं। तो शिक्षक को भूमिका के नाम पर उपयोग करना चाहिए, प्रतिभागियों में से नहीं। संक्षेप में सीखने के बिंदु को आकर्षित करना, प्रतिभागियों को सकारात्मक टिप्पणी और भावनाओं के साथ छोड़ देना। देखिए इसमें क्या है, शिक्षक को भूमिका के नाम का उपयोग करना चाहिए कि आज ये स्टूडेंट ये भूमिका निभा रहा है, वो भूमिका निभा रहा है, ऐसे। तो फ्रेंड्स संक्षेप में ये है कि जो भूमिका निभाना है, जो हम देखिए सबसे पहले हमने ऊपर बात चर्चा की है प्रदर्शन विधि की। ठीक है, फिर अब हमने केस स्टडी। अब देखिए कि जो शिक्षण का तरीका है, जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है पढ़ाने का, उसमें केस स्टडी भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, केस स्टडी क्या है, देखिए इस पद्धति का उपयोग मूल रूप से महत्वपूर्ण सोच और समस्या को सुलझाने के कौशल को विकसित करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इस पद्धति का उपयोग क्यों किया जाता है, कि ताकि जो महत्वपूर्ण सोच है और समस्या को सुलझाने के कौशल में, यानी कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम हो, कोई आपको समस्या हो जाए, तो आप कैसे सुलझा पाओगे, वो आप केस स्टडी से कर पाओगे। इसमें आपको समस्या को सुलझाने के लिए सिखाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ प्रस्तुत करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि जो आपके जीवन से संबंधित है, जो अभी आपके जीवन में वास्तविक जीवन की जो स्थितियां हैं, जो उसमें प्रॉब्लम समस्याएं आती हैं, उसके साथ आपको केस स्टडी दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड देखिए छात्रों को वास्तविक या काल्पनिक स्थिति के आधार पर परिस्थितियों के रिकॉर्ड सेट के साथ प्रस्तुत किया जाता है, उनसे पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें है क्या, केस स्टडी है क्या, देखिए बहुत सिंपल सा है। केस स्टडी क्या है, केस स्टडी में होता क्या है कि आपको जीवन की जो वास्तविक घटनाएं हैं, जो वास्तविक स्थितियां हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाती है कि आपके आसपास में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वो होगी वास्तविक घटनाएं। दूसरी बात है कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो आप उसको कैसे सुलझा पाओगे, इसमें केस स्टडी में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर कई समस्याएं हैं। ठीक है, उनको सुलझाने के लिए, उन समस्या को सुलझाने के लिए जो कौशल विकसित किया जाता है, वो केस स्टडी के द्वारा किया जाता है।
इसमें शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक इसमें एक आपको केस स्टडी दे देगा, यानी कि आपको एक केस दे देगा, एक आपको प्रॉब्लम दे देगा कि ऐसे ऐसे करके ये बात है, आप इसको अपने माध्यम से सुलझा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो हो गया। जैसे आप पिक्चरों में देखते हो, जैसे आप कई जगह देखते हो केस स्टडी। केस स्टडी होता है क्या है, आपके सामने एक समस्या, एक सिचुएशन रख दी जाती है, बस आपको उसको अपने तरीके से सॉल्व करना आता है। ठीक है फ्रेंड्स, केवल विशेष समस्या के निदान के लिए, अब देखिए ये है क्या, केवल विशेष समस्या के निदान के लिए। अगर आपके पास जो समस्या तो है पर वो विशेष समस्या है, यानी कि वो ऐसी समस्या है जो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके की है, उसको निदान के लिए केस स्टडी करवाई जाती है। समस्या का निदान करना और समाधान प्रदान करना, यानी कि केस स्टडी का क्यों की जाती है, ताकि जो समस्या है उसका निदान किया जा सके, उसका समाधान किया जा सके। समस्या और समाधान दोनों प्रदान करने के कारण कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, यानी कि देखिए जो पहले समस्या दी जाती है, फिर बाद में टीचर क्या करेगा, उसका समाधान करेगा, फिर उसके बाद कार्रवाई करने के लिए कहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, होता है क्या है, देखिए पहले टीचर क्या करेगा, आपको विशेष समस्या देगा, फिर समस्या का निदान समाधान आपको बताएगा कि ऐसे से होना है इसको, फिर बाद में उसको सुलझाने का तरीका भी बताएगा, इसको कैसे करना है। यह एक समय लेने वाली अवधि है और कभी कभी मामला वास्तव में वास्तविक अनुभव प्रदान नहीं करता है। देखिए इसमें केस स्टडी में बहुत सारा समय लगता है, कभी कभी जो मामला होता है वो वास्तविक अनुभव प्रदान नहीं कर पाता, सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाती है। अंत में छात्र शिक्षक द्वारा सही उत्तर जानना चाहते हैं। जब स्टूडेंट सभी केस स्टडी को सॉल्व कर लेते हैं तो अंत में वो भी जानना चाहते हैं कि जो शिक्षक है उन्होंने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, केस स्टडी का संचालन करने में शिक्षक की भूमिका यह होनी चाहिए, मामले को पढ़े और निर्णय निर्माता द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याओं का निर्धारण करें, समस्याओं का विश्लेषण करने और समाधान में एक विश्लेषण के लिए आवश्यक डाटा का निर्धारण, विश्लेषण और तुलना करें। ठीक है फ्रेंड्स, वैकल्पिक समाधान और कार्रवाई एक कोर्स सुझाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जो केस स्टडी का संचालन करने के लिए, यानी कि जो केस स्टडी देने के लिए शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, इसमें यह बताया गया कि शिक्षक के कार्य क्या करना चाहिए। शिक्षक पहले मामले को पढ़े, ठीक है, फिर निर्णय दे, समस्या के बारे में बताया कि ये केस स्टडी है, ये यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये किसका काम होता है, ये शिक्षक का काम होता है। यानी कि शिक्षक जो अपनी केस स्टडी बच्चों को दे रहा है उसमें बच्चों को वो पूरा बताया इसमें कौन सी समस्याएं हल करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ठीक है, पूरी समस्या का विश्लेषण करना है कि ये कितनी हद तक सही है, कितनी गलत है, ऐसे करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है शिक्षक का काम। अब युक्तियाँ और तकनीकियाँ हैं। देखिए मामले को संक्षिप्त अच्छी तरह से लिखा जाना चाहिए, यानी कि जो आपको केस स्टडी दी हुई है वो संक्षिप्त हो, ज़्यादा विस्तारपूर्वक ना हो, और अच्छे से लिखा जाना चाहिए कि ताकि इसको हर कोई समझ पाए। वास्तविक मुद्दों को प्रतिबिंब करना चाहिए, जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको भी ध्यान में रख कर ही ये केस स्टडी होनी चाहिए कि ताकि आप अपने जीवन से इसको कनेक्ट कर पाओ। और विरोध प्रतिक्रियाओं की संख्या के लिए खुला होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, विरोध प्रतिक्रियाओं के लिए। ठीक है, विरोध प्रतिक्रिया कौन सी है कि कैसी केस स्टडी होनी चाहिए, किस हिसाब से होनी चाहिए, वो चीज़। छात्र को लिखित रिपोर्ट या मामले की औपचारिक प्रस्तुति तैयार करने के लिए समूह में काम करना चाहिए। अब छात्रों को एक लिखित रिपोर्ट तैयार करनी होती है केस स्टडी के ऊपर, और औपचारिक प्रस्तुति तैयार करने के लिए उसे समूह के यानी कि ग्रुप के साथ काम करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसको लिखित रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसको ग्रुप में काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है विचार मंथन या ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो फ्रेंड्स देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इजी है, कईयों को बहुत मुश्किल लगता है, विचार मंथन और कुछ नहीं है। देखिए यह अनुत्पादक विश्लेषण में शामिल प्रतिभागियों के बिना विचारों को उत्पन्न करने के लिए चर्चा का एक संरचित रूप है। यह समस्या को सुलझाने, निर्णय लेने, रचनात्मक सोच और टीम निर्माण के लिए एक बहुत उपयोगी तकनीक है। यह सुनने के कौशल को विकसित करता है। तो फ्रेंड्स देखिए विचार मंथन में है कुछ नहीं है, टीचर क्लास में जैसे 25 बच्चों की क्लास है, उसमें होता क्या है कि वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक टॉपिक को लिख देगा। लिखने से क्या होगा, वो बच्चों को बताएगा कि उनसे कहेगा कि आप इसके ऊपर अपने अपने विचार दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम लिख देगा, वहाँ पे समस्या लिख देगा, तो बच्चों को उसमें उसको सुलझाना होता है, उसमें निर्णय लेना होता है, साथ में अपने मन से रचनात्मक सोच से उसको कहना पड़ता है। यानी कि टीचर समस्या को लिख देगा पर बच्चों को उनके हिसाब से सोचने पर मजबूर करेगा कि बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने मन के विचार बताते हैं कि इसका ये होना चाहिए, इसका वो होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि टीचर को, जो शिक्षक होता है, उसको किसी के विचारों को
मानने से इनकार नहीं करना होता है। इसमें होता क्या है कि सभी के विचारों को वजनता है, उसमें से एक बेहतर विचार को, एक बेहतर आंसर को वो क्लास में डिस्कस करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब यही है कि जब बच्चे शिक्षक द्वारा बताई गई समस्या के लिए अपने मन के विचार अपने हिसाब से वो देते हैं, तो उसे कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचार मंथन। इसमें युक्तियाँ तकनीक क्या है, देखिए। मंथन सत्र चलाने के लिए भू नियमों में शामिल है। कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए और बिना मूल्यांकन के जंगली को प्रोत्साहित, देखिए यहाँ पे गलती है, जंगली लिख हो गया, बिना मूल्यांकन के प्रोत्साहित और दर्ज किया जाना चाहिए। यहाँ पे ये काट देना फ्रेंड्स, ये जंगली। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए, इनकी जो बच्चे हैं अगर वो आंसर देते हैं तो इसको कोई भी उसका आलोचना नहीं होनी चाहिए। ये जंगली यहाँ से काट देना, ये पता नहीं कहाँ से लिख हो गया। विचारों की मात्रा पर जोर दिया जाना चाहिए, यानी कि जो विचारों की मात्रा है उस पर जोर देना चाहिए, ना कि गुणवत्ता पर। यानी कि जो स्टूडेंट, जो बच्चे जो विचार दे रहे हैं उसकी मात्रा पर जोर दिया जाना चाहिए कि कितने कितने बच्चे हैं, वो कितने जवाब दे रहे हैं। 25 बच्चे 25 दे रहे हैं या 20 दे रहे हैं, कैसे, ना कि गुणवत्ता पर। सदस्यों की समान भागीदारी की आवश्यकता है, यानी कि जो स्टूडेंट है जो समान भागीदारी हो, जैसे 25 बच्चे हैं तो यही होना चाहिए कि सारे के सारे इसमें भागीदारी लें ताकि अपने विचार रखें। यह शिक्षक को अनफोकस किया जाता है कि चर्चा को नियंत्रित करना और जारी किए गए सुविधा को जानना चाहिए। देखिए इसमें क्या होगा, जो शिक्षक है वो फोकस करेगा किस चीज़ के ऊपर, कि जो चर्चा को वो कैसे नियंत्रण करें। इसमें शिक्षक को ये जानना चाहिए कि जो उसने समस्या दी है वो उसके जो टाइम पीरियड है क्लास का, उसमें वो समय अवधि है उसमें वो ख़त्म हो जाए। उसको ये भी होना बताना पड़ता है कि आपको, जैसे देखिए टीचर या शिक्षक जो क्लास में बच्चों को कोई समस्या दे रहा है तो उसको उसमें टाइम देना चाहिए कि हम इसको, आपको इतना समय मिलता है इसको प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। तो ये किसका काम है, ये शिक्षक का काम है। यह छोटे समूहों में अच्छा काम करता है, जैसे 20-25 बच्चे हैं, छोटे छोटे ग्रुप हैं, इनके लिए सबसे अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचार मंथन। अब लास्ट है असाइनमेंट विधि। इसमें क्या है, लिखित कार्य ज्ञान के संगठन, तथ्यों को आत्मसात करने और परीक्षा की बेहतर तैयारी में मदद करते हैं। यह व्यक्तिगत पुतली कार्य और उस विधि पर जोर देता है जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं दोनों में मदद करता है। अब देखिए असाइनमेंट मेथड क्या है। असाइनमेंट में क्या होता है कि बच्चों को लिखने के लिए किसी विशेष टॉपिक के ऊपर या कुछ भी है उसको लिखने के लिए कार्य दिया जाता है। यहाँ पे लिखित कार्य, यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, किसी जो, जैसे शिक्षक ने किसी विशेष टॉपिक या विशेष जो विषय है, जो एक स्पेशल टॉपिक है, उसके ऊपर बच्चों को लिखने के लिए बता दिया कि आप इसके ऊपर असाइनमेंट बनाइए, तो बच्चे करेंगे उस विधि द्वारा, असाइनमेंट विधि द्वारा उसको लिखेंगे। लिखने से क्या होगा, जो तथ्य है उसको वो कई बुक से, कहीं नेट से, कहीं ना कहीं से वो ढूंढ के अपनी बेहतर असाइनमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें होता क्या है कि शिक्षक ये चाहता है कि बच्चों की अच्छे से अच्छी तैयारी हो। अब देखिए कि अगर असाइनमेंट विधि हो, हर बच्चा चाहेगा कि उसकी जो असाइनमेंट हो वो सबसे अलग हो, सबसे बढ़िया हो। इसलिए बच्चे जो टॉपिक दिया जाता है, जो विषय दिया जाता है, उसको वो कई जगह से ढूंढकर अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि ताकि वो अच्छे से हो जाए। तो मसला क्या था, मामला क्या था कि एक बेहतर तैयारी करवाना। तो इसलिए असाइनमेंट विधि जो है वो बच्चों के लिए एक बेहतर ढंग से तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया दोनों में ही मदद करता है। तो नेक्स्ट इसके युक्तियाँ और तकनीक। देखिए शिक्षक को असाइनमेंट के विषय के मापदंडों का वर्णन किया जाना चाहिए। अब शिक्षक बताएगा कि जो असाइनमेंट का जो विषय है उसका मापदंड क्या है। ठीक है, उसका वर्णन करेगा पूरा कि आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा। पूरी तरह से असाइनमेंट समझाए ताकि छात्रों को पता हो कि कैसे सबसे अच्छी तैयारी करनी है। अब जो असाइनमेंट दे रहा है शिक्षक को ये बताना चाहिए कि जो उसने असाइनमेंट दी हुई है कि ये छात्रों को कैसे बढ़िया से बना सकते हैं, कि कौन से पेन यूज़ करना है, कैसे लिखना है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जब अपरिहार्य प्रश्न क्या हम इस पर परीक्षण करेंगे उठता है, सुनिश्चित करें कि आप उत्तर में केवल हाँ या ना नहीं शामिल हो। यानी कि जब आपसे कुछ भी प्रश्न पूछा जाता है तो ये ना हो कि हाँ या ना में ही आंसर ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि कुछ यहाँ पे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका केवल हाँ या ना में ही आंसर देना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा है कि क्या हम इस पर परीक्षण करेंगे, तो जवाब क्या होना चाहिए, हाँ या ना में। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए लास्ट है, ये उदाहरण दी हुई है। डेविस का सुझाव है कि छात्र के विविध पृष्ठभूमि और विशेष हितों को पहचानने वाले असाइनमेंट और परीक्षा दे। उदाहरण के लिए वहाँ वैकल्पिक चिकित्सा विश्वास प्रणाली पर एक
सहित कागजात के लिए विषयों की किस्म है। सामाजिक विज्ञान में एक संकाय सदस्यों ने छात्रों को केवल महिला पुरुष केवल और पुरुष महिला कारक समूह की तुलना के लिए कहा है। देख फ्रेंड्स, ये असाइनमेंट है। यहाँ पे क्या है कि डेविस जो होता है राइटर 1993 का, उन्होंने एग्जांपल दिए यहाँ पे कि अगर असाइनमेंट देनी चाहिए तो उसमें क्या है, लिखती रूप से होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण के रूप में बताया कि जो छात्र है उनके असाइनमेंट दिए गए जिसमें केवल महिला है पुरुष है या महिला पुरुष दोनों है, उसके समूह की तुलना करनी है। ये क्या होगा, असाइनमेंट होगी ना ये। अब बच्चे क्या करेंगे, महिला पुरुष और पुरुष महिला दोनों के कार्यों की समूहों की तुलना के लिए इसके ऊपर असाइनमेंट बनाएंगे। अब टीचर का काम रहेगा कि बताएगा कि किसके ऊपर असाइनमेंट बनाना है। अन्य शिक्षण विधि। तो फ्रेंड्स देखिए, अन्य शिक्षण विधि में है क्या, यहाँ पे आता है बज सत्र विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बज सेशन मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बज सत्र विधि है क्या, एग्जाम में आपको आ सकता है। देखिए, बोर्ड पर एक प्रश्न या विषय के रूप में लिखे और प्रत्येक छात्र से किसी भी विचार प्रतिक्रिया को लिखने के लिए कहें। फिर उन्हें कुछ मिनट के लिए एक सहयोगी के साथ अपने विचार साझा करने के लिए कहें। उन्हें चर्चा के लिए समय दें और फिर सवाल पूछें, उनसे उनके सुझाव मांगें। देखिए फ्रेंड्स, बज सत्र विधि है क्या, जो शिक्षक होता है वो कक्षा में जाके ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक कोई समस्या या कोई सवाल लिख देता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक प्रश्न लिखेगा टीचर, एक शिक्षक एक प्रश्न लिखेगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो वो प्रत्येक छात्र से उसके प्रश्न के बारे में उनसे विचार मांगेगा। ठीक है, यानी कि शिक्षक क्लास में आया, उसने आके एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन लिख दिया, एक प्रश्न लिख दिया। अब वो प्रश्न के बारे में बच्चों से प्रतिक्रिया कहने के लिए कहेगा या अपने विचार जो है वो लिखने के लिए कहेगा। ठीक है, या उसे कहेगा कि बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। फिर बच्चों को उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुछ मिनट का समय देना चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपने सहयोगी के साथ उस आंसर का पता लगा सके। ठीक है, यानी कि शिक्षक क्लास में आके एक प्रश्न लिखता है, बच्चों को डिस्कस करने के लिए कहता है, कुछ समय देता है कि ताकि बच्चे उसका सही से जवाब दे पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर उस प्रश्न के ऊपर वो उनसे आंसर मांगेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे वो आंसर उसका पता वो बच्चे देंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर किसी का आंसर सही बैठता तो ठीक है, नहीं तो वो खुद सही से आंसर देता है। तो यानी कि बज सत्र विधि क्या है, एक ऐसी विधि है जिसमें इसमें एक शिक्षक क्लास में आके एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक प्रश्न लिखता है, बच्चे उसमें सहभागीदारी करते हैं, तो उस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। इसमें सारे बच्चे सक्रिय रूप से होके एक प्रश्न का उत्तर जो है ढूंढते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है बज सत्र विधि। तो जिग्स अविंग विधि कौन सी है, देखिए, वैकल्पिक चर या स्थितियों के 2 सेट देने वाले कार्ड के 2 सेट का उत्पादन करें। परिस्थितियों का अनूठा सेट उत्पन्न करने के लिए छात्र को प्रत्येक सेट से एक कार्ड दिया जाएगा। उदाहरण के लिए कार्ड के एक सेट में विभिन्न ऐतिहासिक आंकड़ों के नाम शामिल हो सकते हैं और दूसरे सेट में कई राजनीतिक मुद्दे हैं। छात्रों को व्यक्ति और मुद्दे के बीच कनेक्शन पर चर्चा या पेश करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, जिग्स अविंग के मेथड है क्या, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनको एक अनूठा सेट उत्पन्न करने, कार्ड का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को 2 कार्ड दिए जाते हैं। कार्ड के ऊपर क्या होता है कि एक तरफ हिस्टोरिकल या कोई ऐतिहासिक फ़ोटो बनी होती है, तो दूसरी तरफ कुछ और फ़ोटो बनी होती है। तो उनसे आपस में कनेक्ट करके बताना होता है कि बताइए कि इस फ़ोटो से क्या कनेक्शन आपस में। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात उसमें बताई जाती है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि एक तरफ लाल किले की फ़ोटो बनी हुई है, दूसरी तरफ शाहजहां की फ़ोटो बनी हुई है जिन्होंने लाल किला बनवाया था। अब बच्चों से ये पूछा जाएगा कि बताइए कि इनका इनसे क्या कनेक्शन है, तो बच्चे कहेंगे कि ये लाल किला है, ये शाहजहां है, इन्होंने ये लाल किला बनवाया था, बस ये होगा जिग्स अविंग। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि होता क्या है कि आपस में कनेक्शन करके बताना, संबंध स्थापित करके बताना कि है क्या। ठीक है, बच्चे इसमें क्या है आपस में 2 चीज़ों में आपस में वो कनेक्शन देखते हैं, वो होता है जिग्स अविंग मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ही, ये देखो शायद ही किसी वीडियो में ये कराया होगा यूजीसी नेट की, तो आप इसको अच्छे से करिए, आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट है मिनी परियोजनाएं। समूह के लिए व्यक्ति एक विशेष छोटी परियोजना पर काम करते हैं, पूरे समूह को रिपोर्ट करते हैं। देखिए मिनी परियोजना क्या है कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक का काम ये होता है हमेशा कि वो बच्चों को सक्रिय रूप में भागीदारी करवाए हर एक चीज़ में। ठीक है, अब वो करेगा क्या, बच्चों को मिनी परियोजनाएं देगा बनाने के लिए,
उसके ऊपर काम देगा, कोई क्वेश्चन दे देगा, तो वो क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो होता है मिनी परियोजनाएं। नेक्स्ट है फिश बॉल। देखिए, छात्रों के एक उप समूह को फिश बॉल में बाकी छात्रों द्वारा देखा जाता है। मौजूद छात्र से किसी मामले पर बहस या भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है। अवलोकन करने वाले छात्र को तब प्रतिक्रिया के लिए बुलाया जाता है, चर्चा को संरक्षित करता है या उलट भूमिका लेता है। देखिए, इसमें क्या है, क्या फिश बॉल मेथड है क्या। इसमें क्या होता है कि एक बच्चों का जो उप समूह है, ग्रुप है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि देखिए सिंपल सी बात है, ये ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे ग्रुप डिस्कशन होती है ना, होता है क्या, देखिए छोटा समूह होता है जैसे 15-20 बच्चों का, वहाँ से एक बच्चे को ग्रुप में से बुलाया जाता है, एक समूह से एक बच्चे को बुलाया जाता है। वो छात्र किसी टॉपिक के ऊपर अपने विचार साझा करता है, तो जो बाकी बच्चे बैठे हुए हैं उसको सुनते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वही जो बच्चे सुनते हैं, तो जब वो बच्चा अपने विचार प्रकट कर रहा होता है, जब उसकी टर्न या उसकी जो वो बारी ख़त्म हो जाती है, जब वो आके बैठता है, तो बाकी बच्चे यानी कि उस ग्रुप में से एक और बच्चा उठ के वहाँ पे जाता है। तो जो छात्र ने पहले किसी चीज़ के बारे में अपने विचार दिए होते हैं, उसको वो आगे कंटिन्यू करता है। वो बताता है कि इसने कहाँ पे चीज़ सही बोली है, कहाँ पे गलत बोली है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पहले एक छात्र अपने विचार रखेगा, फिर दूसरा छात्र अपने विचार रखेगा, तो वो बताएगा कि जो पहले वाला बच्चा है वो उसने कितना सही बोला है, नहीं। ठीक है, होता है फिश बॉल मेथड। सिमुलेशन। छात्र अक्सर सिमुलेशन के भीतर विभिन्न भूमिका को अपनाने के लिए छोटी टीमों में काम करते हैं। उदाहरण के लिए, एक यूरोपीय संघ की रणनीति वार्ता में विभिन्न यूरोपीय देशों के रुख को लेने वाले समूह। देखिए, इसमें क्या है कि सिमुलेशन में क्या है कि छात्र जो है वो छात्र जो है वो विभिन्न भूमिकाओं में एक छोटी टीमों में काम करते हैं। विभिन्न भूमिकाओं में देखिए होता क्या है कि छोटी छोटी टीमें बांट दी जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं, तो बच्चों को एक टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर वो भूमिका निभाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मान के चलिए कि दो देशों में आपस में वार्तालाप हो रही है, दो ग्रुप बना दिए जाते हैं आपस में बच्चों के। ठीक है, उसमें वो आपस में वार्तालाप करेंगे। ठीक है, वो होता है सिमुलेशन, यानी कि उसको रियल सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं वो। अब देखिए, ये तो हो गए मेथड सारे। अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण पद्धति के लिए सुझाव, यानी कि अगर शिक्षण को सर्वश्रेष्ठ बनाना हो तो कौन सी पद्धति उसके लिए होना चाहिए, या चल रही है पद्धति, उसमें क्या सुझाव होना चाहिए। देखिए, शिक्षण प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। सहकर्मी की समीक्षा, स्वयं मूल्यांकन, विभागों, छात्र की उपलब्धि, छात्रों की उनके शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों की रेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो शिक्षक को प्रभावशील बनाना हो, उनका मूल्यांकन करना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखना है शिक्षण प्रभावशीलता का मूल्यांकन। देखिए, जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो प्रभावशीलता होगी, वो कैसे होगी, उसका मूल्यांकन करने के लिए अभी हमें पता चले कि किसी ने अच्छा पढ़ाया, किसी ने नहीं अच्छा पढ़ाया, कैसे करेंगे मूल्यांकन, कैसे करेंगे, वो विभिन्न तरीक़ों से हो सकता है। जैसे सहकर्मी की समीक्षा, जैसे कोई टीचर है, उसकी जो सहकर्मी है, जो दूसरा टीचर है, ठीक है, वो उसकी समीक्षा करे कि हाँ ये टीचर बढ़िया पढ़ाता है, उसे होगा। स्वयं मूल्यांकन, खुद से टीचर को मूल्यांकन करना होगा कि मैं कितना सही करवा रहा हूँ। विभागों में, ठीक है, विभाग में टीचर कितने बढ़िया हैं। छात्रों की उपलब्धि, छात्र कितने मतलब कि सक्रिय रूप से पढ़ रहे हैं। और छात्रों की उनके शिक्षकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शिक्षा विधियों की रेटिंग, यानी कि जो छात्र के शिक्षक हैं, जो शिक्षण विधियों की रेटिंग, ठीक है, यानी कि कितना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं वो। सिंपल सी बात है, शिक्षण प्रभावशील कैसे बनेगी, मूल्यांकन कैसे होगा, जब ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो इनसे आपसे पता चलता है कि शिक्षण अच्छा हो रहा है कि नहीं। छात्रों को आश्वासन दिया जाना चाहिए कि वो जो जानकारी दे रहे हैं उसका संकाय द्वारा स्वागत किया गया है और पाठ्यक्रम में शिक्षण और सीखने के लिए सुधार का उपयोग किया जाएगा, अन्यथा वे रेटिंग प्रक्रिया को गंभीरता से लेने के लिए अनजान है। देखिए फ्रेंड्स, छात्रों को यह आश्वासन देना चाहिए कि जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वही एग्ज़ाम पेपर में आएगा, वही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जिससे क्या होगा, वो अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे। अगर उनको पता चले कि ये पढ़ा कुछ और है, आएगा कुछ और, वो उसमें भागीदारी नहीं लेंगे। शिक्षकों को सटीक प्रतिक्रिया देने के लिए प्रभावी तरीक़ों से छात्र को शिक्षित करने की आवश्यकता है, जो उनके सीखने के अनुभव के विशिष्ट पहलुओं को संबोधित करते हैं। देखें, जो शिक्षक हैं उसको सटीक प्रतिक्रिया देने के लिए
ठीक है फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो शिक्षक है उनको जो छात्र होते हैं, शिक्षकों को चाहिए कि जो छात्र को अच्छे से पढ़ाए, सटीक तरीके से, प्रभावी तरीके से पढ़ाए, अपने अनुभव से पढ़ाए, ताकि बच्चे विभिन्न पहलुओं से संबंधित हो सके। यानी कि शिक्षक क्या करेगा कि बच्चा को जो पढ़ाएगा उनकी रियल लाइफ, जो वास्तविक जीवन है, उससे कनेक्ट करके बताएगा कि ताकि बच्चे उसको अच्छे से पढ़ पाए। शिक्षक को पूरे सेमेस्टर में छात्र को लगातार आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि रेटिंग का उपयोग शिक्षण सीखने की प्रतिक्रिया में उत्पादक परिवर्तनों के लिए किया जाएगा और छात्र को प्रतिशोध का मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि शिक्षक को ये चाहिए कि पूरे सेमेस्टर में जो रेटिंग का उपयोग किया जाएगा, यानी कि छात्रों को ये बताना चाहिए कि जो पूरे सेमेस्टर में वो पढ़ेंगे वही उनके काम आएगा। ठीक है, उसके बाद वो कुछ